गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है कि आप लोग प्रैक्टिस खूब सारी कर रहे होगे और मन लगा के रिवाइज कर रहे होगे, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे आपका नेचुरल साइंस का बेटा, जो आपका एग्जाम हुआ था। कब हुआ था आपका एग्जाम बताइए। तो आपका एग्जाम हुआ था 8 सितंबर 2021 में आपका, और जो कि थी आपकी फर्स्ट शिफ्ट वाला, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप चाहें तो मतलब आपके जो मतलब दोस्त यार सहपाठी जो भी है, मतलब भाई बंधु आपके, उनको ये क्लास शेयर कर दीजिएगा, है ना। बाकी आपकी मर्जी, चीज़ें आपको अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिएगा, ना अच्छी लगती हो कोई बात नहीं है ना। चले, तो क्लास करने से पहले हमेशा की तरह आज का मोटिवेशन हमारा वो क्या है बेटा, तो वह है आपका आपकी क्षमता असीमित है। क्या है बेटा, आपके पास जो क्षमता है वो कैसी है, असीमित है। बस ये है कि जिस तरह हनुमान जी अपना जाके नहीं थे, है ना, सोए हुए थे, उसी प्रकार से आप भी अभी सोए हुए हो, है ना। जागो, क्योंकि आपके पास जामन जीत तो है नहीं आपको जगाने के लिए। और ये सच्चाई है कि मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, उनके पास में जामन जीत तो होते नहीं है। उनको बताएं कि मतलब आपके पास इतनी सारी मतलब कैपेबिलिटी है, आप हर वो काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, है ना। तो इसीलिए अपनी क्षमताओं को क्या करना है, करना है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी आपके में क्षमता है। जितनी भी है उतनी काफ़ी है, बस शुरू हो जाइए। तो चलिए, आज आप देखेंगे जो आपका एग्जाम हुआ था 8 सितंबर 2021 में, आपका फर्स्ट शिफ्ट वाला, ठीक है ना बेटा। चलिए तो फिर, तो शुरुआत करते हैं हम कहाँ से। देखिए, आज आपका है डिसिप्लिन फर्स्ट आपका, ठीक है ना बेटा। चलिए, पहला सवाल क्या है, फाइंड द वर्क डन। क्या फाइंड करना है बेटा आपको, तो आपको वर्क डन फाइंड करना है ना। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम अ पार्टिकल ऑफ मास 60 ग्राम। जो मास है पार्टिकल का वो कितना है बेटा आपका, तो वो है आपका 60 ग्राम है आपका, ठीक है ना। गोज अप ऑन बीइंग थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कहाँ फेंका गया बेटा, ऊपर तरफ फेंका गया, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपसे उस समय के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य याद कीजिए, जब जब क्या था, 60 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर क्या किया गया बेटा, ऊर्ध्वाधर से दिशा में फेंका जाता है। सॉरी। बेटा आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना वर्क डन, आपको वर्क डन फाइंड करना है ना। अब कैसे फाइंड करोगे, देखिए, आप जानते हो ना, क्या जानते हो बताओ। देखिए, आप जानते हो जो वर्क होता है उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है mgh। ये होता है, क्या होता है बेटा आपका, बताइए। जो आपका वर्क होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, mgh से निकालते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास क्या क्या दिया हुआ बेटा, हमारे पास दिया हुआ है मास, m कितना दिया हुआ, वो दिया हुआ 60 ग्राम दिया हुआ है, और दिया हुआ स्पीड। क्या दी बेटा हमको, तो हमको दी हुई है स्पीड दी हुई है ना। और वो भी कैसी है आपकी, वो भी हमारी इनिशियल स्पीड है। क्या है बेटा, वो भी हमारे पास में इनिशियल स्पीड है। अब इनिशियल स्पीड है तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे यू सी लिखेंगे। और वो कितनी है, वो है आपकी 10 मीटर पर सेकंड है आपकी, है ना बेटा। अब जब इनिशियल स्पीड जितनी है तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, तो फाइनल स्पीड हो जाएगी आपकी जीरो, है ना। तो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। जो मास है आपका, उसे हम किस में लिखेंगे बेटा, ये दिया हुआ आपका 60 ग्राम दिया हुआ आपका, है ना। क्या दिया बेटा आपका, 60 ग्राम दिया हुआ आपका, ठीक है ना। इससे करेंगे हम केजी में, है ना। तो कितना हो जाएगा, 0.06 केजी आपका हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। कितना जाएगा आपका, 0.06 आपका केजी हो जाएगा। चले, अब सवाल ये है यहाँ पर कि हमारे पास एम भी है और जी भी है हमारे पास में, लेकिन हमारे पास में एच नहीं है। क्या नहीं बेटा, हमारे पास में एच नहीं है। अब एच कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, लगा दीजिए। वो क्या आपका, वो है आपका बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। कौन सा बेटा आपका है, बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा। वैसे तो यहाँ पे होता है मतलब कि 2 + 2gh, लेकिन यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर हम ले रहे हैं नेगेटिव, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपका माइनस क्यों आया यहाँ पर। देखिए, अब क्या होगा, बी कितना हमारा, बी हमारा जीरो है हमारा, है ना। यू कितना हमारा 10 है, -2, जी कितना हमारा 10 है,
है ना, अप्रॉक्स हम 10 लेके चलते हैं हम इसको, है ना। और एच हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? एच हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 10 का क्या 10 का आपका 100 हो गया, माइनस 20 हो गया, और ये एच आ गया। तो हमारे पास एच कितना आएगा बेटा? तो एच आ जाएगा हमारे पास में 5 मीटर, आपके पास में एच आ गया, ठीक है ना। अब लगा देते हैं वर्ग जन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो W इक्वल टू क्या होता है बेटा? आपका एम जी एच होता है। अब यहाँ पर m कितना है बेटा आपका? तो m हमें हमारे पास में 0.06 है हमारे पास में। g कितना हमारे पास में? 10 है ना। और हमारे पास में h कितना हमारे पास में? तो h हमारे पास से 5 है। जब से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? बताइए कितना जाएगा आपका? तो आपका आ जाएगा 3.0। कितना जाएगा बेटा आपके पास में? तो आपके पास में 3.0 आपके पास में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी आपका जूल में, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो ग्रेविटेशन था आपका वो नीचे की तरफ था आपका, है ना। तो यहाँ पर हम इसको माइनस जी लेंगे। क्या लेंगे बेटा? इसको हम माइनस जी लेंगे। तो हमारा हो जाएगा -3.0 आपका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल सा है, लेकिन क्योंकि आप वो चीज भूल चुके हो, है ना। क्या कर चुके हो बेटा? आप भूल चुके हो वो चीज। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट होगा। क्या पूछा गया आपसे? बेटा आपसे पूछा गया गलत कौन सा इनमें से होगा आपका। देखिए लास्ट क्लास में हमको समझाए थे हम, क्या समझाए थे? जो फॉर्मूला होता है आपका आर रेजिस्टिविटी का, वो क्या होता है आपका? तो वो होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यानी कि जो रेजिस्टेंस आपका होगा वो क्या होगा? रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। क्या होगा बेटा? रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया होगा, है ना। और हमसे पूछा गया है कि इनमें से गलत क्या होगा। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास में, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर। क्या होगा? जो रेजिस्टेंस होगा वो मतलब कि एक पर्टिकुलर वायर के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। किसी दिए गए तार के लिए तार का प्रतिरोधक नियत होता है। कैसा होता है बेटा? वो आपका फिक्स रहता है ना। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है कि द रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस, देखिए क्या बोल रहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आपका क्या है? लेंथ अपॉन एरिया है ना। तो क्या हो गया आपका? ये भी आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि जो आर होता है बेटा आपका, क्या होता है? जो आपका आर होता है वो क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है आपका। क्या होता है बेटा? रो अपॉन एल होता है, आप सभी को पता है। तो जो आपका स्टेटमेंट सेकंड वाला था वो भी करेक्ट आपका हो गया है ना। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका कैसे हो गया? सही हो गया। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैन नेवर बी निगेटिव। जो रेजिस्टेंस है उसका, जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कभी भी आपका निगेटिव नहीं हो सकता है। तार का प्रतिरोधक कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आर जो है वो क्या है? ये है ना। क्या ऐसा है? नहीं है। वो कैसा है? वो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका किसका? एरिया का आपका। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा था बेटा? जो ऑप्शन में डी वाला है वो आपका गलत है, इसीलिए वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ऐसे ना बैठे, है ना। मुझे पता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा चुका था आपको। जिस बच्चे ने क्लास देखी होगी उसको पता होगा वो चीजें। चले आगे देखिए, कल ही बताए थे हम, आज फिर से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि गैस सॉरी ऑफ एन आई कंटेन अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व्स विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। बताइए नेत्र के गैस में लगभग 1 मिलियन रक्त तंत्रिकाएं तंतु होती हैं जो कि मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं। तो वो कौन सी होती है बेटा? तो वो होती हैं आपकी रेटिना। कौन सी होती है बेटा आपकी? तो वो होती हैं आपकी रेटिना होती हैं आपकी, है ना। एनसीईआरटी उठाइए, वहां पर वो चीज साफ साफ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है आपकी? बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड among luminous and generate electric impulse. These signals are sent to the brain via the optic nerve. ठीक है ना। इससे पहले यहाँ पे लिखा होगा, देखिए, रेटिना। रेटिना इज अ डेडिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग enormous number of light sensitive cells. कहाँ पे बेटा? देखिए यहाँ पे लिखा होगा ना ये चीज,
तो ये जो क्वेश्चन है बेटा कहाँ से आया हुआ है? आपका एनसीईआरटी से आया हुआ है, क्लास वो भी 9th की, सॉरी क्लास 10th की आपकी, ठीक है ना। चल आगे देखिए, सवाल आपका सिंपल सा है ना, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लास्ट क्लास हम बताए थे आपको, एक प्रिंसिपल होता है, वो होता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। याद आया आपको? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लास 9th जाके पढ़ो जाके, है ना। आप जानते हो ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? जितना आपका सरफेस एरिया होगा उतना ही आपका क्या होगा, मतलब जितना आपका फोर्स होगा ऊपर से लगेगा उतना ही मतलब उसका बाइट फोर्स लगेगा आपका, है ना। क्या बोलता है बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका? देखिए ये है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है आपका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है आपका, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, देखिए देखिए, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी, क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसके बेटा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो क्या होगा बताइए? तो जो आपकी बॉडी है वो क्या कर जाएगी बेटा, सिंक कर जाएगी, यानी कि डूब जाएगी, यानी कि डूब जाएगी, ठीक है ना। और अगर उसी प्रकार से आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो क्या हो, कम हो किसके मुकाबले, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, तो क्या होगा बेटा आपका, तो जो बॉडी होगी वह क्या करेगी बेटा आपकी, वो आपकी फ्लोट करेगी। क्या करेगी आपकी बॉडी, तो बॉडी आपकी फ्लोट करेगी, यानी कि तैरती रहेगी, तैरती रहेगी आपकी जो बॉडी होगी आपकी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है। क्या बताना है बेटा, कौन सा इनमें से आपका ट्रू है ना। देखिए यहाँ बोल रहा आपसे कि सॉलिड फ्लोटिंग विद अ पार्ट ऑफ इट इन द फ्लूइड, यानी कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस के बारे में सत्य है जिसका एक भाग द्रव में तैर रहा है, बताइए। ऑप्शन ए हमारे पास में है क्या, द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सॉरी, सॉलिड फ्लोटिंग विद अ पार्ट ऑफ इट फ्लूइड, मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है आपके पास में, ठीक है ना, इसमें आपका फ्लूइड भरा हुआ है, हुँ? जिसका एक भाग द्रव्य में तैर रहा है, यानी कि मान लीजिए आपका इस प्रकार से एक बॉल है, वो उसके मतलब कि एक पार्ट उसका जो है मतलब कि ये वाला पार्ट वो मतलब कि तैर रहा है आपका, है ना। तो इसके बारे में क्या सही होगा, देखिए हमारे पास ऑप्शन ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, कि ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर डेंसिटी जो है सॉलिड की जो बॉडी है उसकी ज्यादा होगी तो क्या होगी बेटा, आपकी डूब जाएगी, है ना। तो ये तो जो स्टेटमेंट आपका है वो क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत हो गया आपका स्टेटमेंट, है ना। ऑप्शन स्टेटमेंट बी क्या आपका, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इक्वल द वेट ऑफ द सॉलिड, ये आपका बिल्कुल सही बात है। जो विस्थापित द्रव्य का जो भार है ठोस के भार के क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए वो चीज तैर रही है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता बेटा, वो चीज आपकी श्रिंक कर जाती, है ना। बात समझ में आई? चले, तो इसका हो जाएगा केवल आपका ओनली सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल क्या है, सिंपल सा सवाल है, बस कंफ्यूजिंग है ना, जिस प्रकार से दीदी मुंह बना रही हैं आपका। चले देखिए सवाल क्या बोल रहा है बेटा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका सत्य होगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय अ सोर्स ऑफ साउंड इज ऑलवेज साइन वेव, कैसी होती है, यहाँ बोल रहा है कि ध्वनि के स्रोत द्वारा उत्पन्न विस्रोम सदैव एक ज्या तरंग होती, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑलवेज लिखा हो बेटा, ऑलवेज और नेवर ये तो आपका कभी भी नहीं होंगे। जिन ऑप्शन में आपको लिखा हो ऑलवेज या नेवर, है ना, तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल करेक्ट होते हैं, है ना। उनकी बात छोड़ दी जाए तो मतलब मैक्सिमम चीजें मतलब आपकी ऐसी नहीं रहती हैं जैसे आप सोचते हो, है ना। स्टेटमेंट
जो 3 वाला है वो क्या बोल रहा है, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय अ सोर्स ऑफ साउंड इज नॉट ऑलवेज अ साइन वेव। हमेशा साइन वेव नहीं रहता है, कभी आपका कॉस वेव भी आपका हो जाता है। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। कौन सा वाला, थर्ड वाला आपका, है ना। आपका स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, अ प्योर साइन वेव हैज अ यूनिक फ्रीक्वेंसी। शुद्ध जा तरंग की एक क्या होगी, अद्वितीय आवृत्ति होगी। ये भी कैसा आपका, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ओनली 3 और एंड 4 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, है ना। यानी कि जो आपका ऑप्शन में डी है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पूछिए कौन सा वाला। तो वो है बेटा आपका, जो लाउडनेस होती है, क्या होती है, जो आपकी लाउडनेस होती है वो क्या होती है आपकी, तो वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका एम्पलीट्यूड। क्या होता है, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है आपका, एम्पलीट्यूड आपका जो रहता है उसकी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ये वाला। चलिए देखिए, सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका गलत होगा, है ना बेटा। जहां पर फिजिक्स आ गई दीदी का मुंह बन गया, है ना, ऐसा मत कीजिए बेटा। देखिए सिंपल सी बात है, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपसे ये नहीं पूछता कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छे से आता है। उसका उसकी डिमांड बस इतनी है कि उसके पास में, आपके पास में से 200 मतलब कि 200 आपके पास एमसीक्यू आएंगे, उन 200 में से आप कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर पा रहे हो, है ना। अब उनमें से आपके जो सब्जेक्ट है उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बेटा ये तो रोना तो बोलेंगे नहीं आपके, मतलब हमारे जो चीज़ हमको आती थी वो एग्जाम में नहीं पूछी, है ना। कभी कभार क्या होता है कि जो चीज़ हमको आती है वही चीज़ आपके एग्जाम में नहीं आती है, समझ पा रहे हो ना। जो चीज़ हमको आती है बस वही चीज़ आपके एग्जाम में नहीं आती है। तो इसीलिए कभी मतलब हार मत मानिए, ये सोचिए कि मतलब जो आपके एग्जाम में जो पेपर आया हुआ है उसमें से आपको कितना आता है ना, उसमें से आप अपना बेस्ट कितना दे पा रहे हो उस चीज़ को लेके, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए अपने आप को, है ना। सराहना कीजिए अपनी अपनी, मतलब हाँ हम वो काम कर सकते हैं, है ना। आई कैन डू इट एनी हाउ। तो इस प्रकार जो आपका एटीट्यूड रहेगा ना, मतलब बेटा आपका, तो वो आपको ना बहुत आगे तक लेके जाएगा, ठीक है ना। चले, अब ऐसा मत बोलिए कि मतलब मुझे फिजिक्स नहीं आती है तो मैं फिजिक्स पढ़ूंगी नहीं, है ना। बस अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको हर वो चीज पढ़नी पड़ेगी बेटा, है ना। देखिए इस ऑप्शन ए क्या है, द करंट प्रोड्यूस बाय अ बैटरी इज डीसी। जो आपकी बैटरी जो करंट उत्पाद करती है वो कैसा होता है बेटा, डीसी होता है, बिल्कुल सही बात है। जो करंट आपका प्रोड्यूस करती है वो कैसा होता है बेटा आपका, डीसी होता है आपका, है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, देखिए, पीपल हु एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टेक्ट विद एसी आर फ्लंग अफार। क्या बोल रहा है, जो लोग गलती से एसी के संपर्क में आ जाते हैं वे बहुत दूर तक उड़ जाते हैं। यानी कि आपने कभी मतलब एसी करंट को आपने टच किया होगा तो आपको एकदम झटका झटका सा लगा होगा, है ना, और दूर आप भाग गए होगे। ये भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपके पास में, है ना। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया आपका स्टेटमेंट। मतलब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है आपसे, सी बोल रहा है कि डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन डीसी आर स्ट्रॉन्गर देन दोस दैट यूज एसी। ये बोल रहा है कि जो मोटर डीसी पे काम करती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू एसी। बिल्कुल नहीं बेटा, इसका ना उल्टा होता है। जो मोटर्स आपके एसी पे काम करती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू डीसी वाली। तो जो स्टेटमेंट आपका सी वाला था वो तो आपका गलत हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, द करंट फ्लो, द करंट दैट फ्लोज आउट फ्रॉम द स्विच पॉइंट एट होम्स इन एसी। क्या बोल रहा है कि घरों में स्विच पॉइंट से जो धारा प्रभावित होती है वो कैसी होती है, एसी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी आपका ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, है ना। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका गलत होगा, तो कौन सा गलत है बेटा आपका, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका गलत है। तो यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। सॉरी।
पहले तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर होगा -3 -3 -3 -3। ओके बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, या बोले तो 270 केल्विन पर कितना होगा, जो डेंसिटी है किसकी, पानी की, वो कितनी होगी बेटा। तो वो होती है आपकी, एक सेकेंड, हाँ इसको करते हम सही, अभी रुको। कभी कभी क्या होता है ना, जो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं वो काफी गलत मिल जाते हैं ना बेटा। चले, तो 1.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा आपका, देखिए द अपियरेंस ऑफ साउंड अ ह्यूमन ईयर इज ऑब्जेक्टिवली करेक्टराइज्ड बाय अ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। मानव कान में ध्वनि की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस प्रचालक द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड वेवफॉर्म। क्या बेटा, आवृत्ति, तीव्रता, तरंग, ये तीनों ही मतलब उनके लिए कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं आपके। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, क्या हो जाएगा आपका, तीनों आपके आंसर सही हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, चलो बाकी अगर आप साउंड पढ़ना चाहोगे तो जो आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी है बेटा, उसमें साउंड नाम का एक चैप्टर है। कौन सा आपका चैप्टर का नेम क्या है बेटा, आपका चैप्टर नाम है आपका साउंड। जाके उसे अच्छे से पढ़िएगा, वहां से आपको बहुत सी चीजें आपको नहीं पता चलेंगी, है ना। चलो सवाल क्या है, सवाल आपका हाउ कैन बायोमास बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैव मात्रा को ऊर्जा के स्रोत के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। किसको बेटा, बायोमास को, है ना। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमारे पास पहला पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास में कि बाय बर्निंग ऑफ ड्राई बायोमास, यानी कि शुष्क जैव भार को क्या करें, जला दें, है ना। जो बायोमास आपका कैसा हो चुका है बताइए, जो बायोमास आपका सूख चुका है उसे जला दें, इससे आपको ऊर्जा मिल जाएगी, बिल्कुल आपको ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो ये तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया आपका। स्टेटमेंट बी क्या है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव भार को क्या करना, विघटन करवा देना। तो ये भी क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सी आपका करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट आपके। ठीक है ना, जाइए एनसीईआरटी उठाइए, वहां पर आपको मिलेगा एक पैराग्राफ जो कि आपको मिलेगा क्लास 10 की एनसीईआरटी में। इस प्रकार से वहां पे बायोमास लिखा हुआ है ना बेटा। जाके जब उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें मतलब यहाँ से क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना, यहाँ पे जो मैन्यूअल यूज किया जाता है वो क्या होता है बेटा, रिच होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से, याद रहेगा। और जिसमें जो मिथेन होती है वो कैसी होती है बेटा, 75% इसमें आपकी मिथेन आपकी होती है, याद रहेगा आपको। बाकी चीजें हैं मतलब वो आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर हम इसे पढ़ाने बैठेंगे तो टाइम काफी लग जाएगा, है ना बेटा। और आपको चाहिए फटाफट से बता दो हमको, हम बस निच्चू होके चले जाए यहाँ से। ऐसा सोचोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। चलो छोड़ो ये सब बातें। सवाल क्या बेटा आपका 10 नंबर का, देखिए सवाल है एन एलिवेटर वेटिंग 5 kg, कितना बेटा वजन कितना आपका 5 kg है, लिफ्टेड अप अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ कितना बेटा 0.25 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी मतलब लगातार उस स्पीड से चल रहा है ना। आपको बताना है कि मिनिमम हॉर्स पावर कितनी होगी, है ना, उस मोटर की जो पर खींचेगा उसे। 500 किलोग्राम वजनी एक लिफ्ट को 0.25 मीटर पर सेकंड से स्थिर वेग से ऊपर उठाया जाना है ना। इस स्थिति में मोटर की न्यूनतम अश्व शक्ति क्या होगी, है ना, ये आपको बताना है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, जो आपको दिया गया उसको लिख लो फटाफट। देखो हमको दिया गया मास, क्या दिया बेटा, हमको दिया गया मास दिया हुआ है ना। वो कितना आपका मास बताओ बेटा, मास है आपका
500 केजी आपका मास दिया हुआ है ना। और वेलोसिटी कितनी दी है बेटा आपको, तो बी दिया हमको, कितना दिया हुआ है, तो वो दिया गया हमको, कितना दिया, 0.25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ हमको, है ना। साथ में दी हुई हमको जी दी हुई है, जी कितना दिया बेटा, वो दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो फॉर्मूला होता है आपका बेटा फोर्स का, वो क्या होता है, तो वो होता है मास इनटू, जो फॉर्मूला होता है बेटा आपका किसका बेटा, वेलोसिटी का, है ना। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका सॉरी, जो फॉर्मूला होता है आपका बेटा पावर का, वो क्या होता है आपका, तो वो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी आपका रहता है फॉर्मूला आपका, है ना। और फोर्स कितना होता है बेटा आपको पता है, फोर्स होता है आपका mg, है ना, मास इनटू जी आपका रहता है, और आपकी वेलोसिटी, है ना। मास कितना दिया बेटा, मास दिया हुआ हमको 500 दिया हुआ आपको मास, है ना। जी कितना हमारे पास में 9.8 है, और बी कितना बेटा हमारे पास में बताओ, बी हमारे पास में है 0.25, गुणा कर दो, जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा पी कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास पी आएगा हमारे पास में, कितना पी आएगा हमारे पास में, पी आएगा हमारे पास में 1225 वॉट हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन हमको किससे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया हॉर्स पावर में, किससे पूछा गया बेटा हमसे, तो हमसे पूछा गया हॉर्स पावर में। अब ये बात आप जानते हो कि जो 1 हॉर्स पावर होती है बेटा, वो कितनी होती है, तो वो होती है 746 वॉट आपकी रहती है, कितनी रहती है, 1 हॉर्स पावर कितनी होती है बेटा, 746 वॉट आपकी रहती है 1 हॉर्स पावर, है ना। तो कर दो फटाफट, 125 क्या करोगे, 1225 डिवाइड बाई जब 746 कर दोगे बेटा, तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका कितना बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 1.64 हॉर्स पावर, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या बेटा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सवाल था, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए था, और आपको हॉर्स पावर की आपको क्या आना चाहिए थी, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए थी, वो कितनी होती है बेटा आपकी, तो वो होती है 746 वॉट आपकी रहती है ना। चलो सवाल सिंपल सा है, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं होगा। जनरेटिंग विंड पावर, किसके रिगार्डिंग बेटा, विंड पावर के हिसाब से कौन सा आपका सही नहीं होगा, है ना। पवन शक्ति के उत्पाद के हिसाब से कौन सा आपका सही नहीं होगा। देखो नॉट करेक्ट पूछा गया आपसे, कौन सा इसमें सही नहीं होगा। ऑप्शन पहला क्या आपके पास में, द विंड स्पीड इज वाइटल इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोल रहा है, कैसी होती है बेटा आपकी, तो वो आपकी होती है बेटा वाइटल होती है आपकी, है ना। कैसी होती है आपकी, तो वो आपकी रहती है वाइटल, है ना, बिल्कुल सही बात है। कैसी होती है बेटा आपकी, तो वो आपकी रहती है वाइटल रहती है आपकी, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कौन सा कलर था बेटा आपका, एक सेकंड, लाल हरा नीला, यहाँ पे ग्रीन होगा यार को, हम्म विद्युत उत्पादन में जो पवन गति होती है कैसे होती है क्या, जरूरी होती है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन है वो तो आपका करेक्ट हो गया आपका। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है बेटा, देखो बी बोल रहा है द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल आर एंगल्ड इनटू द विंड, जो मतलब कि पवन चक्की जो ब्लेड होते हैं पवन की दिशा में झुके होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कैसे होते हैं बेटा, झुके हुए होते हैं, किसमें, पवन चक्की की तरफ झुके हुए होते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, द टरबाइन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट है आपका, क्या बोल रहा है, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा का करता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो ये भी आपका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट आपका, है ना। अब बचा लास्ट वाला, द ओल्डर विंड मिल्स विंड एनर्जी वाज यूज्ड टू रन मशीनरी टू डू फिजिकल वर्क लाइक क्रशिंग अगेन और पंपिंग वाटर, ये आपका साफ साफ गलत है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। यकीन ना हो तो आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपको सबसे लिखा हुआ है क्लास 10th की जो एनसीईआरटी उसमें। चलो आगे बढ़ो फटाफट, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वाइल जनरेटिंग ओशियन थर्मल एनर्जी which of the following type of liquid is boiled by the warm ocean water,
कैसा वाटर आपको गर्म करना पड़ता है? महासागरीय तापीय ऊर्जा उत्पन्न करते समय निम्नलिखित में से किस प्रकार को द्रव्य को महासागर के गर्म जल द्वारा उबाला जाता है? सवाल इसका पता था, बस आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती। देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ बेटा बताओ? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे अच्छे से, है ना, तो आपको एक शब्द लिखा मिलेगा आपको। पूछो कौन सा वाला है? पढ़ते तो हो ना एनसीईआरटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज प्लांट्स कैन ऑपरेट इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर, है ना, एट द surface and water at the depth up to 2 kilometer per second, 2 kilometer. The warm surface water, the warm surface water is used to boil a volatile liquid like ammonia. कौन सा बेटा? volatile, समझ पा रहा हो ना? कैसा वाला? volatile वाला। आपसे volatile पूछा गया, क्या पता इस बार आपसे अमोनिया पूछ लिया जाए, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ये सवाल भी आपका क्लास 10 की जो एनसीईआरटी थी वहां से आया हुआ है, याद रखिएगा। चलो आगे फटाफट। सवाल पूछा गया इनमें से कौन सा आपका सही होगा, बताओ। आप सबने क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी। इसमें चैप्टर है बेटा कौन सा आपका? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एंड द पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, उसकी पावर क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सॉरी सी वाला आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे पहुंचो। नेचुरली occurring stones which were earlier found to be able to attract iron and nickel like substance। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पत्थर जो पहले अन्य पदार्थों की तरह लोहे और निकेल को आकर्षित करने में सक्षम पाए जाते थे, वे क्या कहलाते थे? तो उन्हें हम बोलते थे लॉर्ड स्टेन। क्या बोलते थे बेटा? तो उन्हें बोलते थे लॉर्ड स्टेन, उन्हें हम बोलते थे। आपके एनसीईआरटी का सवाल है ये वाला। जाओ एनसीईआरटी जिस प्रकार से भैया पढ़ रहे हैं उस प्रकार से आप भी जाके पढ़ो जाके। चलो सवाल क्या है? सिंपल सा। ये भी पता कहाँ से आया हुआ? क्लास 10 के एनसीईआरटी ये सवाल आपका आया हुआ है। सवाल क्या है? इन एन अल्फा पार्टिकल, कौन सा बेटा? अल्फा पार्टिकल्स, द प्रोटोन विल रिपल ईच अदर ड्यू टू, कौन से फोर्स के द्वारा? क्या बोल रहा है कि अल्फा कण में प्रोटोन गैस बल के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कौन सा फोर्स होता है बेटा आपका? वो तो वो होता है आपका कूलॉम्स फोर्स। कौन सा होता है? कूलॉम्स फोर्स होता है आपका, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड माइकल फैराडे मेक द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोल रहा है? माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किस वर्ष में की थी? ऑप्शन ए है 1831, 1908, 1789, 1896। अब सवाल ये आता है बच्चों के अंदर कि सर ये सवाल आया तो आया कहाँ से, है ना। देखिए सवाल आया एनसीईआरटी से। अगर क्लास 10 की एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई होती, है ना, चैप्टर मैग्नेटिक्स में आपका जो है मैग्नेटिक अफेक्ट एंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें वो चीज साफ साफ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? देखो, दिस वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फैराडे इन 1831। समझ पा रहे हो ना? फैराडे made a important breakthrough by discovering how a moving magnet can used to generate electric current। किसने किया था बेटा? माइकल फैराडे ने 1831 में। कब? 1831 में। पढ़ लिए होते हैं एनसीईआरटी, तो काहे के लिए इतना सोचना पड़ता है। चलो सवाल सिंपल सा है। 900 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एज ऑफ लेंथ इतना
float in water, how much volume of the cube is outside the water? Density of the water दिया हुआ इतना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना बेटा। लगाओ फटाफट। क्या बोल रहा है आपसे, देखो आपके पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा आपके पास में, मास दिया हुआ है ना। वो मास कितना है बेटा आपके पास में, 900 ग्राम है आपके पास में। कितना मास है बेटा आपके पास में, 900 ग्राम आपके पास में मास है ना। और डेंसिटी कितनी बेटा आपके पास में, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है बेटा आपके पास में, तो वो है आपके पास में 1000 kg, 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमको क्या करना, हमको करना है ग्राम में, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ एज कितना दिया बेटा हमको, देखो जो लेंथ ऑफ एज दिया हुआ हमको, वो कितना दिया हुआ बेटा हमको, सॉलिड क्यूब का, तो वो दिया हुआ 10 मीटर दिया हुआ हमको, ठीक है ना। चलो अब लगा दो, अकॉर्डिंग टू बाइंड फोर्स, अकॉर्डिंग टू बॉयंट फोर्स जो है आपका, उसके हिसाब से क्या होता है बेटा, लगाओ। देखो बी रो जी इक्वल टू एम जी, ठीक है ना। बी कितना हमारे पास, बी तो हमें निकालना ही है ना। बी हमको निकालना है, तो बी तो हमको निकालना है। रो कितना दिया बेटा हमको बताओ, रो दिया हमको कितना बेटा सॉरी। अब देखो जी से जी आपका निपट गया, है ना। एम आपका ऊपर रह गया, जी रू आपका नीचे पहुंच गया। मास कितना बेटा, मास आपका है 900, है ना। और रू कितना आपका, रू आपका 1 है, तो कितना आ गया आपका, ये आपके आ गया 900 आ गया आपका, 900 सेंटीमीटर पर क्यूब आ गया आपसे, ठीक है ना। अब देखो आपसे एक चीज पूछी गई थी, है ना। देखो एज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्लोट इन वाटर, यानी कि 10 जो था आपका 10 सेंटीमीटर वो अंदर तैर रहा था आपका, है ना। तो अब हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, क्या निकालेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी कि बड़ी वाली जो बी होती है वो निकालेंगे। वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, है ना। वो भी, अब ये बात जानते हो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेटा, क्यूब में आता है आपका, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो हमसे पूछा गया कि बाहर की तरफ कितना होगा, यानी कि क्यूब इज आउटसाइड द वाटर, जो बाहर की तरफ है वो कितना होगा, पानी के जो बाहर है आपका, है ना। बाहर घन का कितना आयतन होगा, देखो अंदर आपका कितना है बेटा आपके पास में, अंदर आपका है 1000, है ना। बाहर कितना बेटा आपका बताओ, मतलब जो आपका उस बाहर तरफ वो कितना आपका 900 है। तो जब इसमें करोगे कितना बचेगा आपका, 100 बचेगा, है ना। यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका, वो आपका बाहर की तरफ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखो, सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो कौन सा इनका एडवांटेज नहीं है, किसके मुकाबले बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी के हिसाब से, नाभिकीय ऊर्जा के हिसाब से कौन सा इनमें से लाभ नहीं है, बताओ। ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, नो वेस्ट गैसेस आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस आउट ऑफ द न्यूक्लियर सोर्सेज। क्या बोल रहा है, जब नाभिकीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन किया जाता है तो कोई अपशिष्ट गैस उत्पन्न नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो ये तो आपका हो गया गलत स्टेटमेंट, है ना। ऑप्शन स्टेटमेंट बी के आपके पास में सेकंड वाला है, देयर इज नो स्कोप फॉर लीकेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, पर न्यूक्लियर एनर्जी यूज हो रही है वहां पर रेडिएशन ना हो, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आपको आएगा गलत, है ना। तो यानी कि आपका ना तो ए और ना ही बी आपका करेक्ट होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है सिंपल सा लेकिन कंफ्यूजिंग है, पेन पेपर उठाओगे तो इस प्रकार से आप अपने बालों को नोचोगे, है ना। क्योंकि ये सवाल आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो हमको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट होगा,
क्या बताना है बेटा आपको, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा, सही कथन आपको ढूंढना है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है आपसे क्या, देखो 40 वॉट 220 वोल्ट बल्ब है, उसका हाई रेजिस्टेंस है किसके मुकाबले, 1 kg 220 वोल्ट के मुकाबले। अब बताओ, देखो सिंपल सी बात है, कुछ होते फॉर्मूले पावर के, उसे आपको याद करना पड़ेगा। वो क्या होते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है एक बेटा आपका IB, है ना। आपको जो BPSC 3.0 का जो पेपर हुआ था उसमें आपको ये मतलब पेपर में पूछा गया था आपसे कि इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। IB होता है आपका, एक होता है आपका I²B, है ना, और एक होता है आपका B² में R। ये आपके पावर के फॉर्मूले, इनको आपको रखना पड़ेगा याद, ठीक है ना। देखो अभी हम कर रहे हैं स्टेटमेंट फर्स्ट वाला, आपसे देखो सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला फर्स्ट क्या, देखो पावर क्या बेटा, पावर होती है B²/R, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ पर R है वो क्या है, वो बस होता है आपका पावर का। अब देखो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, जहाँ बोला गया है कि जो पहले जो है, जो फर्स्ट में जो पावर 1 है वो कितनी दी बेटा, वो दी है आपकी 40 वॉट, है ना। और P2 कितना दिया बेटा आपका, P2 दिया हुआ 0.1 किलो वॉट, है ना, दिया हुआ है। जबकि जो दोनों का जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज दोनों का है, वो जो पोटेंशियल बेटा दोनों का वो कैसा है, 220 वोल्ट है, यानी कि सेम है आपका पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल फर्क नहीं पड़ेगा, जो पावर है, जो पावर है बेटा वो इसकी ज्यादा है ना। क्या बोल रहा है, इसकी ज्यादा है, ठीक है ना। तो सवाल में क्या बोला गया बेटा आपसे, सवाल में बोला गया है कि 40 वोल्ट जो होगा हाई रेजिस्टेंस होगा आपका, है ना, एज कंपेयर टू इसके मुकाबले। बात समझ में आई ना आपको, कितना समझ में आई। तो यानी कि जो 40 वॉट का जो बल्ब होगा उसके पास में मोर रेजिस्टेंस होगा एज कंपेयर टू 100 वॉट के बल्ब के, क्योंकि यहाँ पे जो बेटा किलो लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ, केजी किलो लिखा हुआ है। और अगर हम इसे हम करेंगे क्या, देखिए अगर हम इसको करते हैं, एक सेकेंड है, देखो ये लिखा हुआ 1.1, यानी कि 0.1 जब थाउजेंड्स कर देंगे क्या, तो ये बन जाएगा आपका वॉट। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 100 वॉट आपका आ जाएगा। तो यानी कि जो 100 वॉट है आपका, 100 वॉट आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 40 वॉट के, है ना। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर जो है वो क्या बेटा, उल्टा है आपका किसके, पावर के। जो रेजिस्टेंस है आपका वो उल्टा किसका, पावर के है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो आपका हो गया करेक्ट, ठीक है ना, इसके मुकाबले। अब देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है आपसे। देखो स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है आपसे, देखो द मैक्सिमम करंट, द मैक्सिमम करंट दैट अ 100 वॉट 220 वोल्ट लैम्प कैन विदस्टैंड इज 0.45 एम्पियर। क्या बोल रहा है, अधिकतम धारा जो 100 व 120 वोल्ट लैंप झेल सकता है वो कितनी है आपकी, 0.45 एम्पियर आपकी है। अब देखो, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ पावर दी हुई हमको, है ना, और हमको वोल्टेज दिया हुआ है। अब देखो लगा फटाफट फॉर्मूला आपका सॉरी देखो जो जो पावर होती है बेटा वो क्या होती है आपकी, IB होती है ना, और I हमको निकालना है। तो क्या होगा आपका बताओ, तो आपका हो जाएगा P/B हो जाएगा आपका। अब लगा दो, P कितना दिया हुआ बेटा, P आपका दिया हुआ 100, कितना P आपका 100 है आपका, और वोल्टेज कितना आपका, वो है आपका 220, निपटाओ। तो ये आ जाएगा आपका 0.45 आपका आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो यानी कि जो आपका स्टेटमेंट सेकंड वाला भी है वो भी क्या बेटा आपका, वो भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा, दोनों आपके ऐसे बेटा, दोनों आपके करेक्ट स्टेटमेंट आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, सवाल सिंपल सा है, बस अगर आपने पढ़ी होती एनसीईआरटी। देखो कहा लिखा है यहाँ पे,
द अमाउंट ऑफ लाइट entering the eye may be controlled by bearing the aperture of the pupil with the help of gas। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को गैस की सहायता से पुतली के छिद्र को बदलकर नियंत्रित किया जा सकता है। देखो, ये आपकी आंख है ना, ये क्या बेटा आपका प्यूपल है, और ये क्या बेटा आपकी आइरिस है। आपने देखा होगा जो आइरिस होती है वो करती है, वो आपके प्यूपल को कंट्रोल करती है ना। याद होगा आपको, थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ाए थे हम कल की क्लास में हैं। तो इसका हो जाएगा आपका आइरिस, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यकीन ना हो तो जाके या तो कमेंट कर दीजिएगा। स्पेशली हम तो जो आपका क्लास 10th का जो चैप्टर है बेटा आपका कौन सा वाला, जो चैप्टर आपका क्लास 10th का कौन सा वाला बताओ। याद ही नहीं होगा सर, हमको तो है पता ही नहीं, हम तो भूल गए। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ठीक है ना। तो उसको हम पढ़ा देंगे आपको स्पेशली। चलो अब देखते हैं डिसिप्लिन सेकंड, जिसकी आपके 10 सवाल रहेंगे। आपसे बोला था हमने, क्या बोला था बेटा हमने आपसे बोला था कि आपको जो 1 पेपर रहेगा, आपका कोई भी पेपर आपका हो, उसमें आपके 100 सवाल होते हैं आपके, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसे डिवाइड 3 से, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड जो क्लास रहेगी आपकी, उसमें आपके रहेंगे 30 सवाल, है ना। 30 प्लस 30। जो क्लास आपकी थर्ड रहेगी आपकी, जिसे हम सी बोल देते हैं, तो उसमें वो आपके होंगे 40 क्वेश्चंस, यानी कि 30 आपके सब्जेक्ट वाले और 10 आपके पेडागोजी वाले, यानी कि इसे हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। चलो फटाफट करते हैं। देखो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से आपका सत्य कौन सा है बताओ फटाफट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कहा बोल रहा है HCl में हाइड्रोजन आयन जल की उपस्थिति में बनते हैं। कहा बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आयंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो वो बनेंगे उसकी प्रेजेंस में, किसकी, पानी की प्रेजेंस में। तो ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन कैन एग्जिस्ट अलोन। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अकेला व्यक्ति कौन रहता है ना। हर किसी चाहिए पार्टनर अपना, है ना। तो ये तो आपका हो जाएगा गलत। तो यानी कि जो आपका केवल और केवल, कौन सा केवल, जो फर्स्ट वाला है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो फटाफट। नॉन मेटेलिक, किसकी बात हो रही बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात हो रही है। अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है कैसी होती है बता, वो होती बेटा कैसी, अम्लीय, यानी कि इस सॉरी, वो होती है आपकी एसिडिक। कैसी होती है बेटा आपकी, तो वो होती है आपकी है एसिडिक होती है, किसकी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। अगर बात की जाए मेटेलिक ऑक्साइड की, वो कैसी होगी बेटा, तो वो होगी आपकी बेसिक। कैसी होगी आपकी, वो आपकी होगी बेसिक होगी आपकी, ठीक है ना। कैसी होगी बेटा आपकी, तो वो आपकी होगी बेसिक। अब ऐसा होता क्यों बताओ, बताओ कमेंट करना। अगर ना बता पाए तो कल क्लास में आपको समझा देंगे वो चीज़, ठीक है ना। चलो सवाल सिंपल सा है। देखो सवाल क्या है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। किसकी बात हो रही है बेटा, फॉल्स की बात हो रही है। रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम। इसका मैं पूछा बेटा आपसे, ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछ रहा है आपसे। ऑक्सीजन परमाणु के बीच जो आबंध होते हैं उसके हिसाब से कौन सा कथन आपका असत्य है। देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। ये बात आप जानते हो, जो ऑक्सीजन होता है ना, उससे परमाणु संख्या कितनी होती बेटा बताओ हैं। तो वो होती 8, यानी कि 2 और 6, जब उससे बनता बॉन्ड, है ना। इस प्रकार से ओ मान लो, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, है ना बेटा। और इसके पास में भी कितने बेटा आपके पास में, इसके पास में 6 हैं आपके पास में, 1 2 3 4 5 6।
अब ये क्या करेगा, ये करेगा शेयरिंग, क्या करेगा, ये करेगा शेयरिंग करेगा, एक इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। तो ये क्या बना लेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका इस प्रकार से, आपके दो बॉन्ड बन जाएंगे आपके, यानी कि शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, बी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि हम दो ऑक्सीजन परमाणु के बीच में एक द्विआबंध का निर्माण देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। तो ये तो आपको कुछ सही स्टेटमेंट आपका हो गया। चलो स्टेटमेंट बी क्या बोला सेकंड वाला आपका, दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल सेल। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपकी एल सेल होगी उसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या 4 दिखाई पड़ रहा है आपको? है यहाँ पे कितने बचे आपके पास में, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ के 4 हैं आपके पास में। तो ये आपको जाएगा गलत, ठीक है ना। तो यानी कि जो ओनली नंबर सेकंड वाला है वो आपका फॉल्स है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत बच्चे लगाए जाएंगे यहाँ पर बी वाला। बेटा आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से फॉल्स है, गलत है, असत्य वाला। असत्य कौन सा है बताओ? असत्य है हमारे पास में केवल और केवल दूसरा वाला। चलो सवाल क्या है, सवाल है आपका कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 118 एलिमेंट्स हाउ मैनी आर नेचुरल अकरिंग। क्या बोला, इनमें से कितने आपके प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बताओ। हमें ज्ञात है कि 118 हमारे पास में तत्व होते हैं, कितने तत्व सॉरी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बताओ। सवाल तो आता था हमको, अब एनसीईआरटी पढ़ी ना हमने, तुम क्या करें, भूल गए भैया हम तो इसका आंसर। जहाँ पे जो एनसीईआरटी जो आपका जो संस्था थी आपकी DSSS वाली, उसके इसका आंसर माना 94, ठीक है ना बेटा। जबकि जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसमें वो साफ साफ लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, आउट ऑफ दिस 118 एलिमेंट्स 94 आर नेचुरल अकरिंग, ठीक है ना। तो अगर 94 आता है, ये आपको 94 आता है ना, 94 ही यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल आपके मैक्सिमम जो पोर्शन रहता है बेटा आपका, वो आपका एनसीईआरटी से ही रहता है, याद रखा करो ये चीजें। चलो सवाल सिंपल सा है, इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contribute gas electrons giving rise to gas shaped pair of electrons। देखो जहां बात हो रही है नाइट्रोजन की, किसकी बात हो रही है बेटा, नाइट्रोजन की बात हो रही है। परमाणु संख्या कितनी होती है बेटा, 7 होती है, सबको पता है, यानी कि 2 और 5। यानी कि इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने चाहिए बेटा आपको पास में, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और कितना शेयर करेगा भाई, 3 चाहिए तो 3 ही मतलब वो शेयर कर लेगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर, सही है ना। चलो बेटा ये ना बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, ये तो आपको आने चाहिए, है ना, इसीलिए मैं इसमें टाइम लगाता हूँ, मुझे पता है कि मतलब आपको वो चीज़ आती होगी, तो इसीलिए मतलब मैं फटाफट उसका आंसर देख के आगे बढ़ जाता हूँ आपका। चलो देखो सवाल है सिंपल सा, है ना, और मुझे पता है कि आप फटाफट इसका आंसर दे दोगे। बताओ क्या होगा इसका आंसर, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, अधिकांश अधातु में क्षारकीय ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। स्टेटमेंट बी आपका है, मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस एसिटिक ऑक्साइड, अधिकांश धातु में अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। बताओ क्या होगा इसका आंसर, बच्चा आ जाएगा इसका डी आंसर, या डी ना होगा इसका आंसर, इसका होगा ए वाला। पूछो कैसे हैं, अभी समझाए थे आपको कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपका एसिटिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और ये वाले बेसिक। घुमा दिया आपके एग्जामिनर ने आपको, और चला गया आपका एक नंबर नेगेटिव में। चलो वापस आ जाओ, इसका हो जाएगा ना तो 1 और ना ही आपका 2। चलो आगे बढ़ो। सॉरी, पहले तो इसके ऑप्शन हम सी करते हैं, 1 मिनट है ना बेटा, गिव मी 1 मिनट। चलो
तो यहाँ पे बेटा 2.8 मीटर पर सेकंड, कितना बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे बेटा, देखो यहाँ बोल रहा है आपसे which of the following is the maximum acceleration of the bus in which box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the bus floor is 0.14 and g दिया हुआ आपको 10 मीटर पर सेकेंड। देखो सिंपल सा फॉर्मूला आपका लगा दो फटाफट, एफ जो है आपका फ्रिक्शन वाला म्यू एन, एन मीन्स आपका नॉर्मल, ठीक है ना। क्या बेटा आपका एफ मतलब यहाँ पे नॉर्मल है, हमको करना है कंपेयर, क्या करना है बेटा हमको कर रहे हैं कंपेयर इसके साथ में, और जो फोर्स होता है आपका वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन आपका होता है ना। कहीं कहीं पे मतलब इसे हम एफ इक्वल टू एम जी बोल देते हैं, है ना, कहीं कहीं मतलब इसे एम ए यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना बेटा। तो देखो जहां पर है हमारा सॉरी एम ए इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है ना। एम एम हमारा निपट गया, निपटा दो इसको एम एम को, बच्चा क्या हमारे पास में, हमारे पास बच्चा ए इक्वल टू म्यू जी, है ना बेटा। ए हमको फाइंड करना है, कितना म्यू दिया हमको, तो म्यू दिया हमको 0.14, कितना दिया बेटा हमको म्यू, तो ये दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है 14, जी कितना दिया, जी दिया हमको 10, लगा दो 10, कितना जाएगा बेटा आपका आंसर, लगा दो ए इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सवाल सिंपल सा था, अगर आपने पढ़ा होता वो चीज पहले तो इसका आप आंसर फटाफट लगा देते। कुछ चीजें आपको आनी चाहिए बेटा, है ना, हर चीज आपको नहीं समझा पाएंगे हम यहाँ पर। चलो सवाल है सिंपल सा, बस आपको ये चीज आनी चाहिए, मुंह ना बनाए क्योंकि ये फिजिक्स से बेटा, है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपकी रहेगी। आपसे बोला गया क्या कि अ बैट्समैन हिट अ बॉल सॉरी in the direction of bowler without changing its initial speed of 10 meter per second if the mass of the ball is 0.12 kg, determine the impulse imparted to the ball, assume linear motion of the ball। देखो आपसे पूछा गया कि इम्पल्स नहीं बताना है आपको, क्या बताना है बेटा, आवेग का निर्धारण क्या होता है ये आपको बताना है। देखो सिंपल सा इसका होता है फॉर्मूला, कौन सा वाला, देखो इम्पल्स होती क्या बेटा, पल्स मत समझ लेना, पल्स और इम्पल्स बेटा अलग अलग चीजें हैं, है ना। इम्पल्स क्या होती है बेटा आपकी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, क्या होती है बेटा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपकी होती है। अब देखो ये आपका आई रहा आपका, है ना, इम्पल्स वाला आपका, और ये हो गया आपका एम, है ना, b1 माइनस b2। एम कितना दिया बेटा आपको, पता बताओ एम कितना हमारे पास में, एम हमारे पास में 0.12 है केजी में, b1 कितना आपके पास में, b1 में 10 है और b2 कितना 10 है ना। लेकिन यहाँ पर बेटा बात आ रही इसकी वाली कि ये आपका डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, जब डायरेक्शन चेंज हो तो क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा 0.12 मल्टीप्लाई बाई 20, अरे 20 कैसे हो जाएगा बेटा, 20 होगा ना, माइनस माइनस प्लस तो आपका 20 आ जाएगा। जब करोगे इसे सॉल्व तो कितना आएगा बेटा इसका आंसर आपका इम्पल्स वाला, तो आ जाएगा 2.4 न्यूटन सेकेंड, आपका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। सॉरी, तो ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर बेटा आपका हो जाएगा। चलिए देखिए सवाल क्या बेटा, सवाल सिंपल सा है, देखो यहाँ बोला गया आपसे कि हीटिंग ऑफ चना डिस्क containing copper powder makes the copper powder become coated with a black substance। आपको बताना कि इनमें से सबका सही कौन सा होगा। चीनी बर्तन में कॉपर चूर्ण को गर्म करने से ऊपर
कॉपर चूर्ण पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। कि आप आओ किसमें, बताओ कहाँ पे आओगे आप आओ क्लास 10th में, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहां पे चीज आपको दी हुई है बाकायदा, है ना। क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसका होगा आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा आपका, तो आपका बनेगा 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यानी कि जो आपको ऑप्शन में बी दिया हुआ आपका, तो वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आज का आखिरी सवाल वो है किससे बेटा, तो वो है आपका मिराज से। मिराज जानते हो ना, पढ़ा होगा आपने जब हम छोटे बच्चे थे, है ना। देखो मरीचिका के हिसाब से कौन सा आपका इनमें से कथन आपका सही होगा। देखो इस प्रकार से आपका मिराज का फॉर्मेशन होता क्या है कि आप भी जानते हो, जब समुद्र नहीं बोलेंगे, जब रेगिस्तान होता है ना। क्या होता है बेटा, रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान में जो जमीन होती है, बालू होती है, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है आपकी, है ना। और ये बात आप जानते हो, जो गर्म वायु होगी ऊपर जाएगी ऐसे, और ठंडी आपकी हवा नीचे आएगी आपकी, है ना। जब यहाँ से आपकी रे इस प्रकार से जाती हैं, है ना, इस प्रकार से जाती हैं, जो आपकी रे जा रही होती है, जो नीचे तरफ आपकी जाती होती है, तो होता क्या है कि नीचे आपको गर्म है आपकी, तो वो थोड़ी सी ऊपर तरफ उठ जाती है, इस प्रकार से आपके ऊपर पहुंच जाती है। जब व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर देखता है, तो क्या होता है, उसे लगता है कि मतलब जो एंगल बढ़ रहा है वो यहाँ पे बढ़ रहा है ना। इस प्रकार से वो देखा होगा ना, सुना होगा आपने कि मतलब समुद्र, आपने रेगिस्तान में देखा कि मतलब अचानक से वहां पर पानी आ गया, है ना। पानी वहां पर एकदम मतलब वहां पर तालाब बन गया आपका। वो कैसे होता है, वो होता है मिराज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आसमान में क्या होता है, नीले बादल होते हैं आपके, समझ पा रहे हो ना बेटा। तो उस प्रकार से आपका मिराज का फॉर्मेशन आपका होता है। ठीक है ना। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, वो कौन सा वाला बेटा, वो है आपका डी वाला, है ना। द इमेज फॉर्म्ड ऑलवेज इनवर्टेड, क्या होती है, निर्मित प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है आपका। चीजें ना समझ में आई हो, है ना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वो चीज समझा देंगे। ठीक है ना बेटा। चलो फिर बाकी आपको पता है क्या काम करना है ना। चलो तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।